हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल वी डिस्कस अबाउट नैरेटिव टेक्निक। आज का हमारा टॉपिक है नैरेटिव टेक्निक के जिसको बोलते हैं कथा वर्णन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज नैरेटिव टेक्निक क्या है। द वर्ड नरेशन मीन्स टू टेल अ स्टोरी। एवरी नॉवल टेल्स सम स्टोरी इन प्रोज। When a novelist describes a story, the first problem that he faces is how to tell the story. Telling a story requires some plan and technique which may be suitable for the description of the story. When a novelist writes a story, he has his own plan of telling the story and he adopts some technique to present the story in an interesting and impressive manner. It is his plan of technique of describing a story that is called narrative technique. Okay. Most of the romantic novels describe love between a boy and girl and the difficulties that come in their way. But the presentation of this theme makes the novel interesting and successful. शब्द नरेशन का अर्थ है कहानी कहना। प्रत्येक उपन्यास गद्य में कोई कहानी कही जाती है जब कोई उपन्यासकार किसी कहानी का वर्णन करता है। प्रथम समस्या जिसका वह सामना करता है वह यह है कि वह किस प्रकार कहानी को कहे। कहानी कहने के लिए किसी योजना एवं तकनीक की आवश्यकता होती है जो उसकी कहानी के वर्णन के लिए उपयुक्त हो। जब कोई उपन्यासकार कोई उपन्यास लिखता है तो उसकी कहानी को अपनी एक योजना होती है और वह उसको मनोरंजक एवं प्रभावशाली ढंग से वर्णन करने के लिए कोई तकनीक को अपनाता है। कहानी का वर्णन करने के लिए वह योजना तकनीक कथा वर्णन की तकनीक कहलाती है। अधिकतर रोमांटिक उपन्यास एक युवक युवती के मध्य प्रेम तथा उनके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करते हैं, परंतु इस विषय की प्रस्तुति ही उपन्यास को मनोरंजक एवं सफल बनाती है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ नरेटिंग अ स्टोरी। A novelist may adopt any of three methods of narrating a story. Three methods are direct method, autobiographical method, and epistolary method. First, direct method. The direct method of narrating a story. Under this method of the novelist describing the story directly without giving much importance to the background and the other relevant things. As the novel progress, the reader come to know of the past history of the characters and the other relevant things. देखिए इसमें क्या है, जो प्रत्यक्ष विधि होती है इस विधि के अंतर्गत उपन्यासकार प्रत्यक्ष रूप से कहानी वर्णन करता है तथा पृष्ठभूमि में प्रासंगिक बातों को अधिक महत्व नहीं देता है। जैसे जैसे उपन्यास आगे बढ़ता है पाठक को चरित्रों कथित तथा अन्य बातों का ज्ञान भी हो जाता है। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफिकल मेथड यानी आत्मकथात्मक। द सेकेंड मेथड इज autobiographical method. Under this method, this novelist describes his own story in the first person. He uses I throughout the novel, but this does not mean that he is giving a true biography of himself. Like other novels, on autobiographical novels is also and of facts and fiction. A biography is different from an autobiographical novel. Sexus, Plexus, Nexus are three autobiographical novels by Henry Miller. The Story of My Life by Helen Keller is an autobiography. इस विधि के अंतर्गत उपन्यासकार स्वयं अपनी कथा प्रथम व्यक्ति में व्यक्त करता है, आरंभ से अंत तक आई का प्रयोग करता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह अपनी सच्ची आत्मकथा का वर्णन कर रहा हो। अन्य उपन्यासों की भांति उसका आत्मकथात्मक उपन्यास भी सत्य एवं असत्य का मिश्रण होता है। आत्मकथात्मक उपन्यास आत्मकथा से भिन्न होते हैं। हेनरी मिलर द्वारा लिखित उपन्यास सेक्सस, प्लेक्सस एंड नेक्सस आत्मकथात्मक उपन्यास है, जबकि हेलन केलर द्वारा लिखित पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ आत्मकथा है। नेक्स्ट है एपिस्टोलरी मेथड।
The third method is the epistolary method. Under this method, the novelist relates a story in the forms of letters. Richardson used this method in his novel Pamela or Virtue Rewarded. जो तीसरी विधि है इसके अंतर्गत उपन्यासक कहानी के पत्रों के द्वारा कहता है। रिचर्डसन ने इस विधि को अपने उपन्यास पामेला या वर्च्यू रिवॉर्ड्स में अपनाया था। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ नैरेटिव टेक्निक्स। नैरेटिव टेक्निक्स इंक्लूड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। फर्स्ट, पॉइंट ऑफ व्यू। While narrating a story, the novelist gives expression to his point of view as to what he wants to tell through his story. दृष्टिकोण यानी पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण। कथा वर्णन करते समय उपन्यासकार अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करता है कि अपनी कहानी के माध्यम से वह क्या कहना चाहता है, जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण भी क्या है। नेक्स्ट है प्लॉट। Each narration has a plot or an outline of the story. Events and episodes are arranged in such a way as to arouse desired emotions and feeling in the reader. प्रत्येक कहानी में एक कथानक या रूपरेखा होती है। घटनाओं तथा उपकथाओं को इस ढंग से व्यवस्थित किया जाता है कि अभिष्ट मनोभावों तथा भावनाओं को उभारा जा सके। नेक्स्ट, कैरेक्टर। No novel is possible without any character. All the incidents described in the story are closely related to characters, and the whole story of the novel revolves around the principal character of the novel. The central character is called the main protagonist, and the other characters aid in the development of the narrative. चरित्र के बिना किसी भी उपन्यास का लिखा जाना संभव नहीं है। कहानी में बढ़ने सभी घटनाएं चरित्रों से घटनिष्ठता के साथ जुड़ी हुई होती हैं और उपन्यास की संपूर्ण कहानी मुख्य चरित्र के चारों ओर घूमती है। केंद्रीय चरित्र मुख्य पात्र या नायक नायिका कहलाता है। अन्य सभी चरित्र कहानी के विकास में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है सेटिंग। It includes setting of place and setting of time. Setting of place means the geographical location where the action take place. देखिए, जो सेटिंग होती है इसमें स्थान तथा समय की सेटिंग सम्मिलित होती है। समय की सेटिंग से तात्पर्य भौगोलिक स्थान जहाँ घटनाएं घटित होती हैं, यानी ये कहानी जिस समय घटित हो रही होती है या विकसित हो रही होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ समय से तात्पर्य दिन या रात, अतीत अथवा वर्तमान से होता है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट। Conflict is an essential part of the plot. Difference of opinion among various characters gives shape to conflict. Without conflict, the story cannot develop. देखिए, इसमें क्या कहा है, संघर्ष। संघर्ष या द्वंद्वी कथा का आवश्यक अंग है। पात्रों के मध्य मतभेद संघर्ष या द्वंद्व को रूप देता है। संघर्ष के बिना कहानी विकसित नहीं हो सकती। लास्ट है क्लाइमैक्स। Climax denotes the highest exciting point in the narrative. It increases curiosity or suspense in the reader's mind. It is from here that the story declines towards its end. संघर्ष या द्वंद्वी कथानक का आवश्यक अंग होता है। पात्रों के साथ मतभेद संघर्ष या द्वंद्व को रूप देता है। संघर्ष के बिना कहानी विकसित नहीं हो सकती। क्लाइमैक्स ये कहानी में सर्वोच्च उत्तेजक बिंदु होता है। ये पाठक के मस्तिष्क में उत्सुकता तथा सस्पेंस को बढ़ा देता है। इसी बिंदु से कहानी ढलान या समापन की ओर अग्रसर होती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड नॉन फॉर्मल स्ट्रक्चर। ओके, A literary work consists of various points of elements. The relationship of these parts to one another or the organic unity of a work is called structure. Each genre of literature has its own structure. In a drama, formal structure, it comprises of acts and scenes which depend on one another in a balanced and artistic manner. The non-formal structure consists of events and incidents. In each piece of literature, different aspects go together to form the structure of a narrative. All these constitutions parts work together in unity through some dominate to impart logic, sequence or coherence to the narration. कोई साहित्यिक रचना विभिन्न अंगों या तत्वों से मिलकर बनती है। विभिन्न अंगों के मध्य
या आपसी संबंध अथवा सावयव एकता किसी रचना का ढांचा कहलाता है। साहित्य की प्रत्येक विधा का अपना एक ढांचा होता है। नाटक में औपचारिक अंकों तथा दृश्यों से मिलकर बनता है, जो एक दूसरे पर संतुलित तथा कलात्मक रूप से निर्भर होते हैं। अनौपचारिक ढांचा विभिन्न घटनाओं से मिलकर बना होता है। साहित्य की प्रत्येक रचना में विभिन्न अंग मिलकर उसकी कहानी का एक ढांचा तैयार कर लेते हैं। ये सभी निर्णायक अंग साथ साथ मिलकर रचना में एकता उत्पन्न करते हैं। यद्यपि यह हो सकता है कि कोई एक तत्व अन्य तत्वों पर हावी होता रहे, अर्थात उसका प्रभुत्व अन्य तत्वों पर भी अधिक हो। Structure in the fiction comprises of story and plot, language pattern from argument, rhetoric, etc. These elements, when united together, artistically erect the structure of a novel. There must be coherence, otherwise the reader will not be able to understand what the author wants to convey to him. In a fiction, coherence of action or probable behavior constitutes the plot. A certain tone and coherence of attitude also play a significant role. The point of view is another major element in the construction of structure. Language is another vital factor. It forms the technique of narration. All these constitutions, part with their self-created logic and sequence, erect a proper framework of narrative. With their self-created logic and sequence, a framework of narrative with their self-created. Before attaining completion in his work, the author has to fulfill the following commitments. Motive, point of view, language, choice of words. Unless these are logically put together, structure loses its form and charm.